तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई फिक्स बीम है जिसमें सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसमें फिक्स इन मोमेंट एम ए और एम बी क्या होगा एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का क्या वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि एक जो है फिक्स बीम है जिसमें कोई डब्लू सेंट्रल पॉइंट मतलब एकदम सेंटर में लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। पहले एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे जो सिर्फ लोड के वजह से होता होगा, है ना। तो जो सिर्फ कोई सिंपली सपोर्टेड बीम पे सिर्फ लोडिंग जो होता है तो कैसा डायग्राम बनता है। तो कोई सेंट्रल पॉइंट लोड की सिंपली सपोर्टेड बीम पे लगता है तो उसका डायग्राम ऐसा बनता है, जो भी हम जितना बनाइए ट्रायंगुलर, है ना। अब बीच में ये जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वो होती है WL/4 जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनता है। ठीक है, तो वो बना देंगे हम लोग। इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना है हम लोग को म्यू डैश डायग्राम, मतलब मोमेंट्स के वजह डायग्राम। ठीक है, तो वो हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे, बस उसको मानेंगे वो निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव था, यहाँ पे दिख रहा होगा ये पॉजिटिव लिखा हुआ है और इनके जो है ये निगेटिव लिखा हुआ है। तो पहले इसको देखते हैं कि ये कैसे बनाएंगे। देखो ये सेंट्रल पॉइंट लग रहा है तो दोनों तरफ बराबर बराबर मोमेंट्स जाता होगा, है ना। जहाँ जो इधर एम ए जितना होता होगा उधर एम बी भी उतना ही होता होगा। ठीक है, तो एम में कुछ मान लेंगे कुछ होगा, अभी तो निकाले नहीं है कितना होगा, वो यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और एम बी यहाँ पे कुछ मान लेंगे कुछ होगा और वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ देखेंगे कि बाद में कितना आएगा। और चूँकि ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को मिलाने वाला लाइन जो है ऐसे हो जाएगा, एकदम इसके पैरेलल जाएगा और ये रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। ठीक है, और ये निगेटिव होता है तो ये पूरा हिस्सा बीच का हिस्सा तो पूरा प्लस से माइनस कट जाएगा, तो ये माइनस बच जाएगा और ये माइनस बच जाएगा और यहाँ पे जो है ये प्लस बच जाएगा। तो ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। ठीक है, और ये शियर फोर्स डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें अब ये एम एम बी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एम एम बी अननोन है ना, अब ये भी निकाल के बताना होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। शियर फोर्स में भी वैसे आर ए आर बी जो है सिंपली सपोर्टेड केस में तो कोई सेंट्रल पॉइंट लग रहा है तो W/2 और W/2 हो जाता है। लेकिन फिक्स बीम में क्या होगा वो हमें नहीं पता है ना, क्योंकि उसमें तो होता था कि किसी एक जगह पे मोमेंट ज़ीरो कर देते, तो यहाँ पे मोमेंट ज़ीरो तो है नहीं, तो इसमें जो है क्या होगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। लेकिन जो भी होगा दोनों तरफ बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेंगे कितना होगा। तो यहाँ पे बस हम लोग ये मान लेंगे कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है आर ए के बराबर, जो पॉजिटिव है ऊपर अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक शियर फोर्स ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना। ये यहाँ पे सिर्फ ये लोडिंग है और पॉजिटिव है तो ऊपर बना दिए, इसके बाद आगे कोई लोडिंग नहीं है बस यही लोडिंग है तो यहाँ तक ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये निगेटिव लोड आ रहा है W नीचे की डायरेक्शन में, तो वो ये W ये ऐसे आ गया और उसके बाद से फिर आगे यहाँ तक कोई लोडिंग नहीं है तो ऐसे कंटिन्यू रहेगा और फिर यहाँ पे ये आर बी के बराबर। ठीक है, तो ऐसा देखिएगा जिसमें अभी हम लोग को आर बी भी नहीं पता है आर ए भी नहीं पता है, ये हम लोग जब आगे हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग को पता है कि ये जो है WL/4, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड में पॉइंट लोड के लिए होता है सेंटर पॉइंट लोड। ठीक है, एम एम भी नहीं पता है हम लोग को, ये सब वैल्यू अभी हम लोग को निकलना है। ठीक है, तो हम लोग पहला जो कि ये है कि यूज़ करेंगे इक्वेशन कि A = A डैश होता है, मतलब ये वाला जो एरिया होगा वो इस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो ये लगा देंगे। अब ये वाला एरिया कितना होगा, ये एक ट्रायंगल है तो उसका 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई है ना, 1/2 गुना बेस गुना हाइट। तो इसका बेस जो है ये कितना है, ये लंबाई के बराबर है, जिसका बीम का इतना लंबाई है 1/2 गुना L गुना ये हाइट WL/4, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना L गुना ये WL/4। और ये तो एक रेक्टेंगल के शेप का दिख रहा है, इसका हो जाएगा MA, ये जो हाइट ये है MA इंटू L, इसका ये हो जाएगा, या MB इंटू L कोई भी लिख दीजिए, तो MA इंटू L, L इंटू MA लिखा हुआ है। इसे देखो L से L ये कट जाएगा, MA निकल जाएगा यहाँ पे, MA = WL/8 हो जाएगा। ये तो बड़ी आसानी से निकल गया इसमें, है ना, MA = WL/8। और चूँकि MA MB दोनों बराबर है तो MB = WL/8, तो बेंडिंग मोमेंट तो हम लोग का ईजीली बन गया। MA = यहाँ पे जो वैल्यू है WL/8 लिख देंगे, यहाँ पे MB = WL/8 जो ये लिखा ही हुआ है ये लिख देंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू WL/4 था और ये जो है WL/8 है, तो यहाँ पे जो एक्चुअली में जो पॉजिटिव बचा हुआ है अब ये कितना हो जाएगा, WL/4 में से WL/8 घटा हुआ होगा तो ये WL/8 ही बचेगा। WL/4 में से WL/8 घटेगा तो बचेगा WL/8 ही, है ना। तो ये वैल्यू जो है, ये अमाउंट जो है, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये अमाउंट WL/4 ही है। ठीक है, तो एक्चुअली में फिक्स बीम में इस जगह पे मोमेंट WL/4 ही के बराबर होता है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड में कितना होता था, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हुआ करता था, है ना, समझ रहे हो। तो
इस तरह से होगा, लेकिन इसमें कितना रिड्यूस हो गया कि WL/8 ही होगा। तो ये सब बात जो है आपको याद भी रखना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो हमारा बन गया। अब हम लोग का शियर फोर्स डायग्राम में RA/RB निकालना होगा हम लोग को, ठीक है। MA/MB निकल ही गया, उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले इसमें जो है MX का इक्वेशन बनाते हो। अब वो हो जाता है EI/dx² होता है ना, ये EI इंटू DX² इक्वल टू MX होता है। तो MX का जो है ये इक्वेशन लिखा हुआ है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई सेक्शन ऐसे है ना, X सेक्शन है ये, तो यहाँ पे मोमेंट कितना होगा RA इंटू एक्स, ये डिस्टेंस तो x होगी ना हम लोग की, RA इंटू एक्स, और ये मोमेंट भी तो यहाँ पे आएगा ना। पहले जो सिंपली सपोर्टेड बीम था उसमें मोमेंट ये वाला मोमेंट नहीं रहता था, यानी यहाँ अब तो मोमेंट आ गया है। तो इस सेक्शन पे दो मोमेंट आएगा, एक RA इंटू एक्स जो कि क्लॉकवाइज होगा, और ये MA वाला जो मोमेंट है ये निगेटिव होगा, है ना। ये MA जो है ये निगेटिव, और RA इंटू एक्स जो जा रहा है वो ऐसा जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव। तो RA इंटू एक्स माइनस MA, तो RA का वैल्यू जो है आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे ये RA का वैल्यू निकाला है, ठीक है। उसके लिए क्या किया है RA/RB निकालने के लिए कि जो है किसी भी जगह पे इसको हम रब कर देते हैं। RA/RB निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो है आपका बीम जो है ये मान लेते हैं कि सिंपली सपोर्टेड है, जिस पे मोमेंट भी लग रहा है, ऐसे ही मानते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये लोडिंग है। तो क्या करते हैं किसी एक जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे टोटल आने वाला क्लॉकवाइज मोमेंट और टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट उसको इक्वेट कर दो, है ना। तो इस जगह पे जैसे B पॉइंट पे ये A है और ये B पॉइंट है, तो यहाँ पे टोटल इस जगह यहाँ पे इस तरफ से B पे लेफ़्ट साइड से टोटल आने वाला क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज इक्वेट करना है। तो ये इसमें या किसी जगह पे भी कर सकते हो, A पे भी कर सकते हो। A पे टोटल इधर राइट साइड से आने वाला, इधर से आने वाला क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल करना है। यहाँ पे इसने A पॉइंट पे ले लिया है सारा मोमेंट जो है, जो राइट साइड से आने वाला है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसको इक्वेट कर दिया है। तो देखिए ये RB इंटू एल, ये डिस्टेंस L है, RB इंटू एल ये कैसा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो RB इंटू एल को यहाँ पर लिख दिया। फिर प्लस MA ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, RB इंटू एल और MA ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो इसको एक जगह पर लिख दिया। फिर जो है ये है MB, ये क्लॉकवाइज था, और फिर इस W की वजह से जो लोड यहाँ पे इस पॉइंट पे पड़ेगा वो ऐसा होगा, है ना, इस डायरेक्शन में होगा क्लॉकवाइज। तो इसको इन दोनों को इस साइड लिख दिया है MB अब W इंटू L/2। मतलब किसी एक पॉइंट को पकड़िए और उसके पीछे से जो भी मोमेंट आ रहा है उसका क्लॉकवाइज मोमेंट, और या क्लॉकवाइज मोमेंट को एक साइड लिखिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को एक साइड लिखिए। ये चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, किसी एक पॉइंट को पकड़ो, जैसे B को पकड़ो आप, है ना, उसके लेफ्ट साइड से आने वाला सारा मोमेंट को ऐड करते हुए इक्वल टू 0 कर दो विथ साइन। तो अपने आप जो है क्लॉकवाइज पॉजिटिव लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अपने आप एक साइड क्लॉकवाइज चला जाएगा और एक जो भी माइनस में हुआ उसको साइड भेज दो, तो वो इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। तो वही बात इसको इसने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्लॉकवाइज को एक जगह लिख दिया, एंटी क्लॉकवाइज को लिख दिया, इससे आपको MA और MB दोनों तो बराबर है ही है, तो वही पुट कर दिया। तो MA से MB दोनों बराबर है तो कट गया। तो यहाँ पे RB इंटू एल बचा, इधर ये बचा, तो L से L भी कट जाएगा। RB इक्वल टू W/2 बच आया, है ना, RB इक्वल टू W/2 आया। तो RA/RB दोनों बराबर ही है, तो W/2 ही है। तो ये सिंपली सपोर्टेड में भी इतना ही आता है। तो बहुत अच्छी बात है कि सेम आ गया, लेकिन हमेशा सेम नहीं आएगा, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो RA/RB आ गया, W/2, तो यहाँ पे RA उसने पुट कर दिया W/2 इंटू एक्स, और ये WL/8, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट किया तो D² जो है dy/dx के टर्म में आ गया। एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया C1। इसको ख़त्म करने के लिए इसने हम लोगों ने एक सिचुएशन लगा दिया कि इंड कंडीशन लगा दिया, है ना। ये इंड कंडीशन लगाते हैं ना C1 C2 को ख़त्म करने के लिए। कोई भी सपोर्ट पे कुछ ना कुछ कंडीशन होता ही है। जैसे यहाँ पे तो बहुत अच्छा है कि एट x=0 पे ही जो है y तो 0 है ही है, डिफ्लेक्शन तो कोई भी सपोर्ट पे हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, और dy/dx भी 0 है। तो यहाँ पे तो इसी सपोर्ट पे सारा काम हो गया, दो इंड कंडीशन आ गया, है ना। सेम इस B वाले जो इंड कंडीशन है, B वाला जो इंड है उस पर भी ये कंडीशन है। तो यहाँ पे 4 इंड कंडीशन है हमारे पास। तो यहाँ तो बहुत आसान है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ख़त्म करना।
ठीक है ना। तो ये C1 जो है ये वाला कंडीशन लगा दी, एक्स इक्वल टू 0 डिवाइड एक्स इक्वल टू 0, तो ये C1 जो है हमारा 0 आ गया। सब ये सब 0 0 0 हो जाएगा, जब पुट करोगे तो C1 बचेगा वो 0, ठीक है। तो ये हमारा डी वाई डी एक्स वाला इक्वेशन ऐसा हो गया। अब इसको एक बार और इंटीग्रेट किया तो ये y वाला इक्वेशन आ गया, लेकिन एक C2 भी आ गया। फिर इसको ख़त्म करने के लिए एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पुट किया तो ये C2 भी 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो y वाला इक्वेशन भी हम लोग का मॉडिफाई हो गया। तो हम लोग के पास y का इक्वेशन भी बन चुका है और डी वाई डी एक्स का भी बन चुका है। लेकिन निकालना क्या है हम लोग को, ये जो डिफ्लेक्ट होगा ये, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, इस जगह पे स्लोप नहीं बनता है और यहाँ पे ऐसे हो जाता है ना, इस टाइप का। तो इसमें जो है हम लोग को कोई जो मेन पॉइंट होता है, जैसे इस जगह पे स्लोप निकाला जाता था पहले, तो यहाँ पे स्लोप तो 0 ही है, यहाँ पे स्लोप निकालते तो वो तो 0 ही है। अब यहाँ पे जो है हम लोग का डिफ्लेक्शन बस निकालेंगे, और स्लोप तो यहाँ पे भी, चूँकि यहाँ पे स्लोप टेंजेंट खींचोगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, स्लोप 0 है, तो बस ये डिफ्लेक्शन हम लोग निकालना होगा C पॉइंट पे। तो C पॉइंट का मतलब एक्स इक्वल टू L/2, एक्स की जगह पे L/2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हम लोग को C पे डिफ्लेक्शन, y की जगह पे YC पुट कर देंगे तो C का डिफ्लेक्शन निकल जाएगा, है ना। यही किया है आगे, एक्स इक्वल टू L/2 पुट कर दिए हैं हम लोग, तो हम लोग को y की जगह पे YC लिखिए, या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी तो C पे ही होगा ना, तो इसलिए y मैक्स लिख दिया है। तो y मैक्स इक्वल टू एक्स की जगह पे सब जगह L/2 पुट कर दिए, तो इसको सिंप्लीफाई किए तो आ गया -WL/192 माइनस मतलब डिफ्लेक्शन नीचे हो रहा है ना, निगेटिव वाई के डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि निगेटिव आना भी चाहिए था, ठीक है। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बता रहा है ये y मैक्स, इसका वैल्यू हो गया WL/192। अब याद कीजिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम था, उसमें कोई सिर्फ पॉइंट लोड लग रहा था, सेंट्रल पॉइंट लोड, तो डिफ्लेक्शन का वैल्यू, यहाँ पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या आया था, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना आया था, WL/48 EI आया था, है ना, 48 EI, और यहाँ पे आया 192 EI बटा में। तो ये जो है इसमें जो है 4 से गुना करोगे तब इतना आएगा, है ना। मतलब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, सिंपली सपोर्टेड वाले केस में 4 गुना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है, और इसमें जो है 4 गुना कम होता है ना। इसमें डिवाइड WL/192 होता है, उसमें होता था WL/48 EI, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस। तो वही बात बता रहा है कि जो हम लोग पहले बता भी रहे थे, जब यूनिट स्टार्ट हुआ था तो बता रहे थे कि इसमें डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है ना। तो वो बात सामने में आ गई हम लोग को कि यहाँ पे कि कोई सेंट्रल पॉइंट लगता है तो 4 गुना डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। बाकी आगे देखेंगे कि UDL लगेगा तो फिर कितना कम हो जाएगा, लेकिन इसमें दिख रहा है हम लोग के 4 गुना कम हो जाएगा। ये सब बात लिखा हुआ है कि WL/48 EI सिंपली सपोर्टेड वाले बीम में जो सेंट्रल पॉइंट लगता था तो वो होता था। अभी हम लोग का 1/4 कम हो गया, है ना। तो ये बेनिफिट है हम लोग का फिक्स बीम में, है ना। तो सेंट्रल पॉइंट लोड का हम लोग का एक केस हो गया, देख लीजिए, उसमें हम लोग का डिफ्लेक्शन का फार्मूला आ गया है हम लोग का ये, और उसमें हम लोग का MAMB भी हम लोग का आ चुका है, जो हम लोग यहाँ पे ये निकाल चुके हैं ना। और RA/RB भी आ गया है, तो यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम में भी RA की जगह पे पुट कर देंगे, RB की जगह RA और RB दोनों की जगह पुट कर दिए, और MAMB जो था वो निकल चुका है, तो ये भी पुट कर दिए। तो शियर फोर्स डायग्राम भी बन गया हम लोग का, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, है ना। इस तरह से हम लोग इसका सारा जो इन्फॉर्मेशन था वो हम लोग निकाल लिए, इसको हम लोग एनालाइज कर लिए, ठीक है। अब इसी पे जो है हम लोग का कुछ क्वेश्चन पूछेगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो वो पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फिक्स बीम AB 6 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ 6 मीटर हो गया, कैरिंग अ पॉइंट लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन, है ना। W 50 किलोमीटर हो गया एट इट्स सेंटर मतलब सेंट्रल पॉइंट लोड है ये। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम इज इतना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है, E फॉर द मटेरियल इज दिया, E भी दिया हुआ है, फिक्स्ड मोमेंट पूछ रहा है, MAMB पूछ रहा है, और डिफ्लेक्शन अंडर द लोड Y मैक्स पूछ रहा है ना। बस ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें MAMB पूछ रहा है, वो फार्मूला निकाले और निकाल दिए। Y मैक्स पूछ रहा है, ये फार्मूला लगा है, W सब दिया हुआ है, तो ये निकाल दिए, है ना। बस यूनिट वर्क का ध्यान रखना कि बाकी जो टर्म ब्लेड है ये सब में भी करो तो ये सब कुछ लोड वाला न्यूटन में रखो और सारा इसको मीटर में रखो, है ना। नहीं तो अपना पहले ही से डिसाइड कर लो कि लोड वाला सारा किलो न्यूटन में रखेंगे, इसको mm में रखेंगे या मीटर में रखेंगे। तो जो ये ले लो उसी, मतलब एक ही चीज़ पहले डिसाइड कर लो, उसी में सबको रखो, आंसर भी आपका उसी टर्म में आएगा, है ना। मोमेंट है तो किलो न्यूटन मीटर में आएगा, अगर ऐसा माने हुए हो तो। और ये डिफ्लेक्शन जो है इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसका यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है ना, कि जो पहले से सोचे रहोगे क्या लिए हुए हैं हम,
लास्ट में जो आंसर आएगा आपको जो जैसे जो लोड जिसमें माने हुए है लोड वाला आंसर उसी में आएगा। जो डिस्टेंस जो चीज़ का लिए हुए हो मीटर में लिए हुए हो तो आंसर आपका डिस्टेंस वाला आंसर मीटर में ही आएगा, आपको लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, इजीली बनेगा। ठीक है, अब एक इस पर एक ईजी सा क्वेश्चन दिया हुआ था तो वो हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि वो जब कोई एसेंट्रिक पॉइंट रूल लगता है तो क्या होगा। अब तक हम लोग का कोई मतलब सेंट्रल पॉइंट रूल लग रहा था, अब होगा कि सेंटर पे न लग के दूर हट के कोई पॉइंट रूल लगेगा तो इसमें क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।